हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म इसकी प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 3.3। ये दो प्रश्न इसमें हैं, इसके ये पार्ट्स हैं। ये प्रश्नावली आधारित है विलोपन विधि से। देखो, इसमें जैसे लिखा है कि समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों से करना है इन्हें तो, लेकिन यहाँ पर ये जो है इनको करना है विलोपन विधि से। ओके, तो करते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये 4 पार्ट हैं और यहाँ पर ये रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं। हमने इन्हें हल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से। तो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इसे विलोपन विधि से हल। देखो, ये है पहली समीकरण, ये है दूसरी समीकरण। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक चर के गुणांक एक जैसे कर देते हैं और फिर हम उनको आपस में जोड़ते घटाते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ना तो x के गुणांक एक जैसे हैं, ना y के गुणांक एक जैसे हैं। अब x के गुणांक करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे। आप समझ रहे हो भाई, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो या तो x के गुणांक बराबर करो, उसके लिए हमको इसमें 2 से गुणा करना होगा। ये 2 2 10 हो जाएगा। या फिर y के गुणांक बराबर करो, इसके लिए हमको इसमें 3 से गुणा करना होगा। अब आप मुझे बताओ कि x के गुणांक एक जैसा करना ज्यादा सही है या y के गुणांक एक जैसा करना ज्यादा सही है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक प्लस और एक माइनस हो, वो सबसे सही चीज होती है, क्योंकि हमको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो बेस्ट है कि y के गुणांक एक जैसे करो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 3 15। समझे, 3 का गुणा होगा तो सब में होगा, केवल इसमें नहीं होगा। ये हो गया है। इसको हम इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास देखो, इसको हमने चेंज कर दिया है ये, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान मत दो। अब आपके पास एक तो ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। अब इनका आपस में हिसाब किताब करना है। और आप देख रहे हैं ना, y के गुणांक एक जैसे हो चुके हैं। तो जब हमारे पास एक प्लस और एक माइनस में हो तो हम सीधा उनको जोड़ देते हैं ताकि कट जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 और 3 को आपस में जोड़ने पर समीकरण 2 हमारे पास है ये 2x माइनस 3y बराबर 4, और ये है 3x प्लस 3y बराबर 15। अब ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कटा और 3 और 2 5, 5x, और ये हुआ 15 प्लस 4 19। अच्छा, इसमें आंसर तो भिन्न में आएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से x निकाल देते हैं। चलो यहीं पे x हो गया 19/5। और अब हम लिखेंगे x के मान को किसी भी एक में रख दो, इसमें समीकरण 1 में रखने पर। तो ये होगा, देखो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। देखो, रखने को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ये छोटी समीकरण है, मतलब इसमें जो संख्याएं हैं छोटी छोटी हैं, तो ये आसान है सबसे ज़्यादा। तो x की जगह पे 19/5, y 5। तो y हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 5 बचे 25, 25 में से 19 गया 6/5। ठीक है, तो इसीलिए जो आंसर है हमारे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये दो समीकरण हैं, इनमें हमने समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दिया है। प्रतिस्थापन विधि से हमने करना है, तो हम कोई एक समीकरण लेते हैं और एक चर को दूसरे चर के पदों में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5। तो y हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, और अब हम इसे रखेंगे इसमें। तो
y बराबर 5 माइनस एक्स, समीकरण, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो इसे समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 को हमने चेंज करके ये किया है, तो अब हम इसे 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। x की जगह पे x, क्योंकि हमने y की जगह पे रखना है, y की जगह पे 5 माइनस एक्स, 2x माइनस 5 दिया 15 प्लस 3x बराबर 4। देखो जो रखने पर है ना, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर खैर वापस इस पे आते हैं। तो ये 2x प्लस 3x ये हुआ 5x, 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस का है ये, प्लस हो जाएगा। 5x बराबर 19 और x हो जाएगा 19/5। ठीक है, अब हम वही लिखेंगे कि x के मान को इसमें रखने पर हमारे पास है y बराबर 5 माइनस एक्स, और हमने क्या करना है, x की जगह पे रखना है 19/5। तो ये हो जाएगा 5 बचे 25, 25 में से 19 गया 6, 6/5। तो इसीलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, और ये आंसर आ चुके हैं। यहाँ भी यही आए थे। ठीक है, तो कोई भी विधि अपनाओ आंसर तो सेम आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी विधि यहाँ पर आसान लगी, कौन सी आसान थी यहाँ पे। ये आपका अपना, देखो यहाँ पे लिखा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको, आप कोई भी आंसर लिखोगे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपकी अपनी वो है ना कि आपको कौन सी आसान लगी। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे ज़्यादा आसान लगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर ज़्यादा अधिक उपयुक्त है। ठीक है, मेरे अनुसार यहाँ प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो ये हो गया है। आप विलोपन लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, वो तो आपके हिसाब से है ना कि आपको कौन सी ईजी लग रही है। तो वही पूछा गया यहाँ पे कौन सी अधिक उपयुक्त है। ओके, अब सेकंड पार्ट है, और ये है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसे हमने पहले विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर के गुणांकों को एक जैसा करते हैं और उसके बाद फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, आगे काट देते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो आसान y के है होने को x के गुणांक भी एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ 2 से और यहाँ 3 से गुणा करना होगा ताकि दोनों 6 हो जाए। लेकिन उससे आसान है y के गुणांकों को एक जैसा करना। केवल इसमें 2 का गुणा करेंगे और ये 4 हो जाएगा। तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 3। और अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको तो हमने ये बना दिया है तो इसको भूल जाओ। अब हमारे पास एक ये है और एक ये है। हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। प्लस करने से क्या होगा कि 4y से 4y कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में है ना। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये है 4x माइनस 4y बराबर 4। एक प्लस एक माइनस में है, ये कट गया, ये आया 7x 14। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 14/7, 7 नीचे गया, कट के आ गया है 2। तो यानी x बराबर 2, x तो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे हम समीकरण नंबर, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दो। तो 3x प्लस 4y बराबर है 10। x 2 है
6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हुआ 4, y इज इक्वल टू 4/4 है ना, 4 नीचे गया, 4 से 4 कटा, 1 आ गया। तो इसीलिए हमारे जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। अब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम, तो पहले कोई एक समीकरण लेंगे, तो हम इसे लेते हैं। समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2 है। बाय द वे, सब में 2 से भाग जा रहा है ना, मतलब ये 2 से कट रहा है ना, तो काट देना चाहिए, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। मैंने पूरे में 2 से भाग दिया है, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 1, मतलब 1 आएगा। तो ये है, 2 से काटा मैंने इसको, ठीक है ना। तो 2 जब सब में भाग जा रहा हो तो दे देना चाहिए, समीकरण छोटी हो जाती है। तो 2 से भाग दिया मैंने, इसमें ये 1 आया, मतलब 1 लिखते नहीं है, ऐसे ये है, ये भी कट गया और ये 1 आ गया है। और अब हमने क्या करना है, हमने तो खैर एक चर को दूसरे के पदों में लिखना है, तो इसको उधर लेके जाते हैं और ये हो गया है। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 से x बराबर y प्लस 1, ये हम कहाँ रखेंगे। देखो समीकरण नंबर 2 को ही तो हमने चेंज करके लिखा है, तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ताकि सब सामने रहे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हमने x की जगह पे रखना है y प्लस 1, 4y एज इट इज, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y आ गया 7, तो y आ जाएगा 7/7, 7 से 7 कटा, 1 आ गया है। तो इसीलिए, अच्छा अभी तो केवल y आया है, अभी हमने x निकालना है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर y प्लस 1, y 1 है तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो फाइनल आंसर है एक साथ लिख देंगे, x बराबर 2, y बराबर 1। ओके, और यहाँ पर ये भी इस तरह से आया है, x बराबर 2, y बराबर 1। आंसर तो खैर एक जैसा ही आएगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी विधि आसान लगी, वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि मेरे अनुसार ये विधि आसान है, यह अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगी है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमको भाग देना पड़ा, फिर उसको ये करके रखना पड़ा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे अनुसार विलोपन विधि यहाँ अधिक उपयुक्त है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन आपको अगर ये ज़्यादा उपयुक्त लगी है, ये आसान लगी है, तो आप प्रतिस्थापन विधि लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है, यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया है, विलोपन विधि से हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो इन समीकरणों को ठीक से लिख देते हैं, क्योंकि विलोपन विधि से एक्स वाई को बाईं ओर रखते हैं और अचर पद को दाईं ओर रखते हैं जब हम इस विधि से हल करते हैं, ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण जो 1 है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। और समीकरण 2 जो है, y वाले को इधर लेके आते हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि
यहाँ पे किसी एक चर के गुणांक एक जैसे करने हैं। x के गुणांक एक जैसे करना यहाँ पर आसान है कि y के गुणांक एक जैसे करना आसान है? बताओ, सोचो। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि x के गुणांक एक जैसा करना आसान है, क्योंकि इसमें केवल 3 का गुणा करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। y के गुणांक एक जैसा करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 5 से करना पड़ेगा, तब जाके 10-10 होंगे। इसीलिए x के गुणांक एक जैसा करना सही है। इसमें 3 से गुणा करेंगे 9 और ये 9 हो जाएगा, ये मतलब ये तो है ही 9, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 जो है इसमें 3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9x माइनस 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12। ठीक है, और इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब इसको हमने ये लिख दिया है तो इसको भूल जाओ। अब हमारे पास है एक ये और एक ये। अब क्या करेंगे, देखो, अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम घटाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटाने पर, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं ताकि कट जाए। तो समीकरण 4 हमारे पास है 9x माइनस 2y बराबर 7, और ये है 9x माइनस 15y बराबर 12। अब हमने क्या करना है, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो ऐसे तो कटेगा नहीं, हम चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम घटाना। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या है, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चिन्ह बदलते हैं। तो क्लियरली ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो कट गया। 15 है प्लस का और 2 है माइनस का, तो 15 में से 2 गया 13। 12 यहाँ माइनस का है और 7 यहाँ प्लस का है, 12 में से 7 गया 5 और बड़े का चिन्ह आएगा ये, तो y हो जाएगा -5/13। अब हम क्या करेंगे, y के मान को किसी भी एक में रख दो, इसमें रख दो। y के मान को समीकरण, आसान सी कोई समीकरण है, इसमें रख दो, सबसे बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर देखो x बाईं ओर है, y दाईं ओर है, कोई मतलब ये सबसे ज़्यादा आसान यहाँ पर ये है, तो हम किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखा हमने, तो ये हुआ 9x एज इट इज़, y है -5/13। ठीक है, 9x बराबर -10/13 प्लस 7, 13 हुआ एलसीएम, -10, 13 7 91, 91 में से 10 गया 81/13, x हो जाएगा 9 से भाग देंगे तो 9 में 81/13। अब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो हमारे जो आंसर हैं x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। ठीक है, और ये हमारे आंसर हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब इसे हमने करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखो, प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर को दूसरे के रूप में लिखते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनाया है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x को y के पदों में लिखते हैं, तो केवल 9 को उधर लेके जाना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो x हो जाएगा 2y प्लस 7/9। यह है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसको हमने रखना है समीकरण 1 में, तो x बराबर 2y प्लस 7/9 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, देखो 4 को उधर लेके जाते हैं, या एक काम करो सीधा रख देते हैं 3x की जगह पे हमने रखना है ये 2y प्लस 7/9। ठीक है, माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0।
3 से ये कटा, 3 तिया 9, ठीक है। अब 3 यहाँ पर हो गया है, सबके नीचे 3 लिखो, यानी एलसीएम ले लो। तो ये तो आ जाएगा सिंपल 2y + 7, यहाँ 3 का गुणा होगा 15y, और यहाँ 3 चौको 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो खैर उधर चला जाएगा 0 में, 2y में से 15y गया माइनस का 13y, और 12 में से 7 गया 5, बड़े का चिन्ह आएगा ये, तो -13y बराबर 5, और y आ जाएगा -5/13, ठीक है ना। 13 नीचे आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो ये y आ गया है। और अब इस y के मान को हम इसमें रखेंगे तो x आ जाएगा। तो x है 2y, y है 5 -5/13 + 7/9, बस इसे सॉल्व करना है। 10 13 + 7/9, तो ये हो जाएगा 9, एलसीएम लेंगे 10, 17 7 91, ठीक है ना, बटे 13, ठीक। अब ये 13 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 9, ऊपर है 91 में से 10 गया 81, 9 में 81, और ये आ गया है 9/13। तो इसीलिए फाइनल आंसर हम लिख देंगे x है 9/13 और y है -5/13। और आप देख रहे हैं पीछे भी यही आंसर आया था, यानी हमने सब सही किया है। अब आप बताओ कि आपको दोनों में से ज़्यादा आसान कौन सा लगा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि विलोपन विधि यहाँ पर ज़्यादा आसान लगी थी। विलोपन विधि, ये अलग बात है कि हमको इधर उधर ले जाने पड़े, पर विलोपन विधि में कैलकुलेशन थोड़ा कम थी इसकी तुलना में। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम कि मेरे अनुसार यहाँ विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ओके, तो ये भी हुआ। अब अगला पार्ट करते हैं, और अब हमारे पास है 4th पार्ट, और पहले इसको करते हैं विलोपन विधि से। देखो, तो सबसे पहले तो इन समीकरणों को ठीक ठाक करके लिख देते हैं, क्योंकि ये भिन्न में है तो इनको पहले सिंपल करके लिख देंगे हम। तो एक एक करके लेते हैं। तो देखो, समीकरण 1 ये है x/2 + 2y/3 = -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे 6, 3x + 2 दूने 4 -1। ओके, 3x + 4y, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब ऐसे ही हम इसको भी लेंगे, समीकरण 2 को, चलो यहाँ पे लिखिए समीकरण x - y/3 = 3। तो यहाँ भी ये भिन्न में है, इसको भी हमने सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, सिंपल सी समीकरण बनाना है। तो ये क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे हम 3 का यहाँ गुणा करेंगे, -y = 3, 3x - y = 3 × 9, ये है समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, अब हमने इनका हिसाब किताब करना है। अब अच्छी बात ये है कि पहले से ही इसके गुणांक एक जैसे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये 3x और ये भी 3x, तो कोई गुणा करके गुणांक को एक बराबर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर या घटाने पर। देखो, अगर जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, जिससे कि हम चिन्ह बदल के इसको काट देंगे। तो हमने लिख दिया है समीकरण 3 को यहाँ पे, समीकरण 4 को यहाँ पे, और अब हम इनके चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। इनके आगे जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ये तो कट गया क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ये +4, अब देखो पुराने चिन्ह भूल जाते हैं, +4 + 1 क्या होगा, 5y, ये -6 - 9, 9 6 15, ठीक है। तो y आ जाएगा -15/5, 5 3 15, तो ये हुआ -3, y का मान आ गया है। अब हम रखेंगे कि हम लिखेंगे कि y के मान को
किस में रखेंगे हम? सबसे बढ़िया समीकरण कौन सी है? इसमें रखने पर, 2 में, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे y बराबर -3 है और समीकरण 2 है ये x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। y क्या है? -3। माइनस से माइनस कटा, x + 1 इज इक्वल टू 3। x आ जाएगा 3 - 1 यानी 2। तो x और y ये आ चुके हैं, हम एक साथ इन्हें लिख देंगे कि x बराबर 2, y बराबर -3 और ये हमारे आंसर हैं। ओके। और अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और अब सरल करने पर, तो सरल करने पर जो हमने यहाँ पे लिखा था, एक तो ये है, एक ये है, और दूसरी जो ये वाली थी इसको सरल किया था तो क्या आया था? ये आया था 3x - y बराबर 9, है ना? ये तो हमने इनको ये इस तरह से लिख दिया है, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण 4। हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं और फिर दूसरी समीकरण में पुट कर देते हैं। तो दोनों में से इसे लेना ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ पर ये अकेला है, यहाँ पे कोई इसका गुणांक है नहीं, मतलब एक ही है। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 से 3x - y बराबर 9, तो -y हो जाएगा 9 - 3x और y हो जाएगा, देखो 3x आएगा पहले और 9 बाद में, ठीक है। तो ये चौथी समीकरण थी, इसको पांचवी ले लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि y बराबर 3x - 9 को किस में रखना है? इसमें समीकरण 3 में, क्योंकि इसको तो हमने ये कर दिया है। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे 3x + 4 y की जगह पे हमने ये लिखना है। अब इसे हमने सरल करना है। 4 तिया 12x - 9 चौको 36, ये हुआ 15x बराबर 36 उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 15x बराबर 30 और x बराबर 30/15 और ये 2 आ गया है, x 2 आ गया है, ठीक है। इसे हम रखेंगे इसमें जो हमने ये लिखा था समीकरण 5 में। तो x के मान को समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 हमारे पास है y बराबर 3x - 9, x का मान है यहाँ पे रखेंगे हम 2, 3 दूने 6 और ये आ गया है -3, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर 2, y बराबर -3 और ये आंसर आ चुके हैं, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर -3, यहाँ भी दोनों विधियों से एक जैसा आएगा। अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सी विधि आपको ज़्यादा सही लगी है? मुझे तो ये विधि ज़्यादा सही लगी क्योंकि इसमें हमें एक ये समीकरण मिल गई थी और एक ये मिल गई थी और दोबारा गुणा नहीं करना पड़ा, सीधे हमने घटाया और आ गया। तो मुझे तो विलोपन विधि इसमें ज़्यादा उपयुक्त लगी। आप अपने हिसाब से बता सकते हो जो आपको उपयुक्त लगी है और इस तरह से अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे प्रतिस्थापन भी लिखते हो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका अपना अपना नज़रिया है ना, अपना दृष्टिकोण है कि आपको कौन सी ज़्यादा आसान लग रही है, वो तो आपके ऊपर है। तो कोई भी लिखो वो सही होगा, जो आपको आसान लगी बस वो लिखना है कि मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त लगी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है
फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने यहाँ पर पहले इनको समीकरण में बदलना है, समीकरण बनानी है इनसे रैखिक समीकरण, और फिर उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। ओके, तो करते हैं इन्हें वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ते तो एक बटे दो हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो शुरुआत हम करेंगे कि माना भिन्न x बटे वाई है। भिन्न क्या है? x बटे वाई। अब इसमें क्या है कि ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन में जो जो शर्तें हैं, जो कंडीशन दी हैं, उनके हिसाब से यहां पे करते हैं। तो यहां पे अंश में एक जोड़ दें, यानी x में एक जोड़ दें, और हर में से एक घटा दें, यानी y में से एक घटा दें, तो भिन्न एक बन जाती है। इसको चलो थोड़ा सरल करते हैं। तो ये हुआ x प्लस वन, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, y को इधर लेके आओ और एक को उधर लेके जाओ, तो माइनस वन होगा, है ना, जब ये उधर लेके जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस दो। देखो, क्योंकि हमने इसे विलोपन विधि से करना है, और विलोपन विधि में क्या करते हैं, x और y को एक तरफ रखते हैं और अचर पद को एक तरफ रखते हैं। तो यहां पर भी मैंने यही किया है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे x y को एक तरफ रखा मैंने, बाकी जो अचर पद है उनको एक तरफ लेके चला गया, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर एक। और साथ में दूसरी शर्त क्या है कि हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में बस एक जोड़ देना है, और ये भिन्न एक बटे दो हो जाती है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें यहां पे, तो ये 2x हुआ और इसका इधर हुआ y प्लस वन। यहां पे y को हम बाईं तरफ लेके आएंगे, इस एक को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि वो अचर पद है, और ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। यहां तक सब क्लियर है? अब आपने इसे और इसे अच्छे से देखना है, और देखो कि यहां पे ये विलोपन विधि से कैसे होगा। मतलब देखो, विलोपन विधि से करने में क्या है कि हम गुणांकों को एक जैसा करते हैं, और यहां पर अच्छी बात है कि y के गुणांक पहले से एक जैसे हैं। ये भी यहां पर एक है, मतलब माइनस वन, और ये भी माइनस वन है ना। तो y के गुणांक एक जैसे हैं, हमें कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बराबर गुणांक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हम लिखते हैं। अब यहां पर आप देखो, दोनों ही माइनस के हैं, तो जब दोनों ही माइनस के हैं तो हम कहते हैं कि इनको हम घटाएंगे, क्योंकि घटाने से हम चिन्ह बदल देते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर, इसमें से इसे घटा। अब अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि हमने इसमें से एक में से दो को क्यों नहीं घटा रहे हैं। देखो, अक्सर ये है कि जिसमें जो बड़े नंबर आपको दिखे उसको ऊपर रखा करो, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे। घटाने को आप एक में से दो को भी घटा सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हमने लिखा। अब इसमें हम चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है ना यहाँ पे अभी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमने चिन्ह बदल दिए हैं। अब क्या है कि जब एक बार चिन्ह बदलते हैं तो पुराने चिन्ह भूल जाते हैं। तो यहां पे खैर ये तो कट ही गया, कटना ही था इसे। अब यहां देखो, 2x में से एक x गया, एक x बचा, है ना। प्लस माइनस माइनस करेंगे, दो में से एक गया, एक बच गया, और ये प्लस वन है और ये भी प्लस का है, प्लस टू, तो वन प्लस टू हुआ थ्री, तो x बराबर तीन आ चुका है। ओके, और अब हम इसको रखेंगे किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे इसमें, चलो इसमें रखते हैं। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखेंगे। देखो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस टू, ठीक है। x यहां पर तीन है, तो माइनस वाई बराबर होगा माइनस टू, ये इधर जाएगा माइनस थ्री,
और ये हुआ -y बराबर -5, माइनस से माइनस कटा और ये आ गया है y बराबर 5। तो इसीलिए जो आंसर है, नहीं, भिन्न भिन्न, तो इसीलिए भिन्न क्या है, x बटे वाई यानी 3/5 है ना। और ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आयु संबंधी प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरह इसकी आयु को हम x ले लेंगे और इसकी आयु को y ले लेंगे, वर्तमान आयु को। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है। अब यहाँ पे दो परिस्थितियां हैं, एक तो है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का देखते हैं क्या सीन था। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी? अब आप सोचो कि नूरी की आयु अभी तो x है, तो 5 साल पहले 5 साल कम रही होगी, तो x-5। सोनू की आयु अभी है y, तो 5 साल पहले ये रही होगी। और क्वेश्चन के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी x-5 जो है ये सोनू की आयु के 3 गुनी। समझे? ये तो x-5 बराबर 3 का गुणा करेंगे, 3y - 5 3 15। इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा सरल करके -10। 5 में से 15 गया, 10 माइनस का। समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात की। 10 वर्ष के बाद अगर हम बात करें, देखो अभी तो नूरी की आयु x है, 10 साल के बाद 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। सोनू की आयु अभी y है, 10 साल के बाद 10 जुड़ जाएगा उसमें, उनकी आयु में, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, उनमें क्या संबंध है, इसके लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x+10 ये हो जाएगा 2 गुना y+10 के, ये इसका 10 गुना हो जाएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ओके, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी, यानी ये इसका 2 गुना हो जाएगा। +20, फिर वही करेंगे, x-2y, 10 उधर जाएगा, 20 में से 10 गया 10। यह है समीकरण नंबर 2। अब हमने विलोपन विधि से इन्हें हल करना है, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके किसी एक चर के गुणांक एक जैसे करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह कि पहले से एक जैसा है, इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, तो इनके गुणांक हमको एक जैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सीधे ही, अब देखो लेकिन इनके चिन्ह एक जैसे हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस होता तो हम जोड़ देते उन्हें, लेकिन यहाँ पे दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें घटाएंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, वैसे 2 से 1 को घटाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप चाहे समीकरण 1 से 2 को घटाओ, आंसर आपका तब भी बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारे पास है ये, और समीकरण 1 है x-3y = -10। इनके हम चिन्ह बदलेंगे, तो ये हुआ
और ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, है ना। जो पहले का चिन्ह था वो बदल के नए चिन्ह आ गए हैं। चिन्ह बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये मत करना। जो ऊपर देखना ही नहीं है, केवल इसमें देखना है जब चिन्ह बदल रहे हैं। ये अभी प्लस था ना पहले, अभी माइनस हो गया है, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया है। इस तरह से होता है। अब इनके पुराने चिन्ह भूल जाओ, नए चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं, और हमेशा की तरह ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि इनके गुणांक एक जैसे हैं, यही सोच के तो हमने ये सब किया है। और यहाँ पर देखो, प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, तो 1 वाई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का 10 प्लस का 10, ये प्लस का 20 हो गया, तो वाई 20 आ गया। अब हम लिखेंगे क्या कि वाई का मान किस में रखें, इसी में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। y की जगह पे हमने 20 रखना है, ये हुआ 40 बराबर 10, और 40 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 50 आ जाएगा। तो यानी नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व देखो क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व ये 45 हो जाएगा, और ये 15 है ना, 5 5 घटा दो उसमें से, तो नूरी की आयु इसकी 3 गुना है ना, 15 या 45, तो बिल्कुल 3 गुना। अच्छा, 10 साल के बाद की बात क्या है, 10 वर्ष के बाद 50 का 60 हो जाएगा, और ये 20 का 30। अब ये इसका दुगना हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में है लिखा हुआ कि ये दुगना हो जाएगा, यानी हमने सही किया है ये। तो आप चाहो तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला पार्ट करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना संख्या का, देखो संख्या हम लेते हैं एक्स वाई, मतलब एक्स वाई की गुणा नहीं है, मतलब एक्स हो गया दहाई का अंक और वाई हो गया इकाई का अंक। तो हम लिखेंगे माना संख्या का दहाई का अंक एक्स और इकाई का अंक वाई है। तो ये हमने लिख दिया है, इकाई का अंक, दहाई का अंक एक्स और इकाई का वाई है, ठीक है ना। इस तरह से है, जैसे मान लो कि संख्या है 36 है मान लो, तो इसका दहाई का अंक 3 है और इकाई का 6 है। अब संख्या क्या होगी, अगर किसी संख्या का दहाई का अंक x है और इकाई का y है, तो संख्या होगी 10x प्लस वाई। देखो, अगर मैं 36 को लिखूं तो 36 को मैं लिखूंगा क्या, 10 गुणा 3 या 3 गुणा 10, जो भी कहो, प्लस 6, यही लिखूंगा ना। ये दहाई में तो 10 का गुणा, इसका जो स्थानीय मान है वो 10 का गुणा करके है, तो इस तरह से है ये। तो ये संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ही मैंने इस संख्या को ये लिखा है 10x प्लस वाई। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब देखो, अंकों का योग, तो अंक तो क्या है, एक अंक x से दूसरा अंक y है, तो ये तो हो गया 9, ये पहली समीकरण हमारी बन गई, ठीक है। अंकों का योग ये है। देखो, ये तो शुरू में लिखना ही है जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि दहाई का अंक x और इकाई का y है, इसलिए संख्या होगी ये। अंकों का योग ये हो गया है। इस संख्या का 9 गुना, देखो संख्या का 9 गुना यानी इसका 9 गुना कितना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पहले तो ये क्या लिखा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो जब हम इन्हें पलटेंगे तो y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। जैसे इसको पलटा अगर मैंने, तो 6 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा 6 प्लस 3। तो मैं ये लिखूंगा कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या या अंकों के पलटने से बनी संख्या, जैसे आप को लिखना है, क्या होगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये पलटेगा, y इधर आ जाएगा दहाई की जगह पे, तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब प्रश्नानुसार, अभी कंडीशन तो लगाई नहीं हमने क्वेश्चन की, तो प्रश्नानुसार
क्या है? संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना क्या है? अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको सरल करेंगे, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, है ना? ठीक है, अब ये इधर आएगा तो 90x में से 2x गए, 88x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 9 गया, 11y। समझ गए ना आप? ये मत समझना कि मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, चलो मैं विस्तार पूर्वक लिख देता हूँ। 88x बराबर है 11y के, और 11 से इसमें भाग दे देंगे हम, क्योंकि जब कट रहा होता है तो काट देना चाहिए। तो 11 से दोनों कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8x बराबर y। ओके, अब हम इनको, अगर मैं इसको बाईं ओर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस वाई बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो, बात यह है कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि तो सबसे बेस्ट थी, y बराबर यह है, सीधा इसको प्रतिस्थापित कर दो। लेकिन क्योंकि हमने इसको विलोपन विधि से करना है, इसलिए मैं इसको इस तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, अब फोकस करो इस समीकरण और इस समीकरण में, इन्हें कैसे हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो आप जानते हैं कि विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर के गुणांक को एक जैसा करना होता है, चाहे x या y, और y के पहले से यहाँ पे एक जैसे हैं, एक +1 और एक -1 गुणांक। परफेक्ट, तो हम सीधा इनको जोड़ देंगे, y से y कट जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, एक है समीकरण x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरी समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। 9, ये y से y कट गया, और ये 9x। ठीक है, तो x हो जाएगा 9/9, कट गया, ये आ गया है 1। और अब इस मान को हमने रखना है y निकालने के लिए। कहाँ ज़्यादा आसान रहेगा? चलो इस 1 में रख देते हैं। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9, x1 है, तो y आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8। ठीक है, तो इसीलिए संख्या क्या होगी? अब संख्या तो हमें पता है ना कि दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 8 है। मतलब ये x दहाई है, y इकाई है, क्वेश्चन में लिखा था ये। तो दहाई का अंक 1 और इकाई का 8 है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन भी। अब करते हैं अगला पार्ट। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो शुरुआत हम करेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोट y हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुल जो नोटों की संख्या है वो 25 है। भले बाद में बात लिखी है, लेकिन मैं पहले इसका समीकरण बना देता हूँ। कुल 25 नोट हैं, यानी x प्लस वाई 25 हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी है? पच्चीस है। तो इसका मतलब ये है कि x यानी 50 रुपये के नोट और y यानी 100 रुपये के नोट, उनकी संख्या टोटल है 25। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं कि 2000 रुपये कैसे बन रहे हैं ये। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर बन रहे हैं 2000 रुपये, मतलब कुल अगर आप गिनेंगे पैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 50 रुपये के नोटों का मान, यानी उनकी जो वैल्यू है,
नोटों का मान, उनकी वैल्यू, उनकी कुल कीमत। तो ये हो जाएगा क्या, देखो एक नोट है 50 रुपए का और नोटों की संख्या है x, तो ये हो जाएगा 50x। ठीक है। अब और 100 रुपए के नोटों की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो उनका मान है, वो कितना होगा। तो एक नोट तो है 100 रुपए का और कुल नोटों की संख्या है y, तो ये हो जाएगा। अब इन्हें हम करेंगे प्लस 50, यानी 50 रुपए के कुल जितने नोट हैं अगर आप उनको गिनोगे तो ये आएंगे, मतलब 50x होंगे। 100 रुपए के नोट, उनका जो मान है वो इतना है, और कुल मिला के जो सभी नोटों की कीमत है वो है 2000 रुपये। 2000 रुपये की वैल्यू के नोट हैं वो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात देखो, पूरी समीकरण में जीरो कट रहा है तो काट देना चाहिए। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ध्यान रखना, अगर ये एक में हो या दो में हो तो नहीं काटेंगे, सब में अगर हो तो काटेंगे हम। ठीक है, तो ये तो खैर कट गया जीरो। उसके बाद भी 5 से भाग दे सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 से अगर भाग देंगे तो ये बचा x, 5 दूने 10 और 5 चको 20, 40। ठीक है, इस तरह से ये हो गया है। पहले ज़ीरो मैंने काटा थोड़ा आसान करने के लिए, वैसे पूरे से आप शुरू से में ही 50 से भाग दे सकते थे, लेकिन पहले मैंने ज़ीरो काट दिया ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। और ये है समीकरण नंबर 2। आपको समझ आ रहा है सब कुछ। अब हमारे पास ये दो हैं और हमने इसको विलोपन विधि से हल करना है, जो कि बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर x के गुणांक एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे हम, क्योंकि इनका चिन्ह एक जैसा है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे ना, इसलिए घटाते हैं। समीकरण 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। चिन्ह बदलेंगे हम तो ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, हमेशा की तरह जिनका ये था ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे विलोपन विधि का ही मतलब वही कि एक विलुप्त हो जाता है। ठीक है, एक कट जाता है, दो में से एक गया, एक बचा, यानी ये हुआ y, और 40 में से 25 गया, बचा 15, यानी y आ गया है 15। ठीक, y क्या था हमारा, 100 रुपये के नोटों की संख्या तो आ चुकी है। अब इसके मान को हम रखेंगे इसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। y है 15, तो x हो जाएगा क्या, 25 माइनस 15, 10। तो यानी फाइनल आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर ठीक है, 50 रुपये यानी x 10, 100 रुपये का नोट यानी y 15, ये हो चुका है। और अब अगला पार्ट, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन के लिए किराया फिक्स है कि इतना है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने का 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया जो कि 3 दिन का है किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम इसको x और इसको y ले लेते हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो माना नियत किराया जो कि पहले प्रथम 3 दिनों का है x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सरिता की। सरिता ने 7 दिनों तक रखा, तो सरिता की बात करते हैं। तो देखो, सरिता के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, सरिता ने 7 दिन तक रखा तो हम इस तरह से लिखेंगे, 7 दिन का किराया। इसमें क्या होगा कि एक तो नियत है फिक्स किराया जो 3 दिन का पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तुम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, उसका किराया फिक्स है। 3 दिन से चौथा दिन हुआ तो उसका अलग किराया पड़ेगा, तो वही है 4 अतिरिक्त दिनों का किराया। ठीक है, तो 7 दिनों का किराया जो है, देखो तो यहाँ पर क्या है कि नियत किराया तो हुआ x,
और एक दिन का किराया है y, जो अतिरिक्त दिन है 3 दिन के अलावा जो अलग से दिन है, तो एक दिन का तो y है, 4 दिन का 4y हो जाएगा। और टोटल जो किराया सरिता ने दिया वो दिया 27 रुपये, और ये हमारी पहली समीकरण बन गई है। क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं सुसी। सुसी के केस में है 5 दिन, ठीक है। तो यहां पे 5 दिन का किराया, तो 5 दिनों में 3 दिन का तो खैर फिक्स है, बचे कितने, बचे 2 दिन, है ना। टोटल 5 दिन, 3 दिन का किराया फिक्स है, और 2 दिन बचे तो उसमें 2 दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो अब देखो 3 दिन का तो फिक्स है x, 2 दिन का, अब 1 दिन का y रुपये है तो 2 दिन का 2y हो गया। और सुशी ने कितने दिए, 21 रुपये। ठीक। अब हमारे पास ये 2 समीकरण है और इनको विलोपन विधि से हल करना है, बड़ा आसान है। गुणांक तो पहले से एक जैसे हैं, तो हमको कोई गुणा करने की ज़रूरत तो है नहीं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। हम घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस होते तो जोड़ देते कट जाता, सेम चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे हम। सबसे पहले तो ये कट गया, 4y में से 2y माइनस होगा, 2y बच गया है ना। 2 में 4 में से 2 गया, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे, पुराने चिन्ह भूल गया, नए चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 4 में से 2 गया 2, 27 में से 21 गया 6, y हो जाएगा क्या, 6/2, यानी ये 2 नीचे जाएगा ना, 3, तो y 3 आ चुका है। और y का मान हम रखेंगे किस में, इसमें रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21, y है 3, तो 3 दूने हुआ 6, और x हो गया 21 माइनस 6 यानी 15। तो हम लिखेंगे कि जो नियत किराया है 3 दिन का वो तो है 15 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। नियत किराया कितना, जो कि x था 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो कि y था 3 रुपये, और ये आंसर आ चुका है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।